गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, राजनीतिक विज्ञान का सेट 3 मॉडल क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का। ये जैक के द्वारा रिलीज किया गया मॉडल सेट है, लेकिन इनमें से भी प्रश्न बहुत सारे भिड़े थे उस टाइम भी, और इस बार भी बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इस मॉडल प्रश्न के जितने भी प्रश्न हैं उसको आप ध्यान लगाकर केवल सुन लीजिएगा। एग्जाम में डेफिनेटली इससे भी बहुत सारे प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे, ठीक है। हालांकि इस बार 2023 में जैक के द्वारा मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस का रिलीज नहीं किया गया है, तो संभवतः आपके पास एक ही सहारा है कि 2019 का जो मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाए, क्योंकि आने की संभावना सब 99.9% संभावना है कि प्रीवियस ईयर के मॉडल क्वेश्चन से ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 पे चलेंगे। क्या कहता है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। भारतीय संसद नहीं बल्कि संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। प्रश्न नंबर 3 कहता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो सही जवाब होगा भाग 3 में, ठीक है। मौलिक अधिकार का जिक्र जो है भाग 3 में वर्णित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में कुछ अगर संशोधन करना भी होगा तो संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। 5वें प्रश्न पे चलेंगे। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? मनोनयन या मनोनीत करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्र अध्यक्ष दिया हुआ यहाँ पर, और राष्ट्र अध्यक्ष में हमारा जो नाम आता है वो होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो आंसर में राष्ट्र अध्यक्ष हो या राष्ट्रपति हो, इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 कहता है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह प्रणाली बहुत ही खर्चीली। देखिए, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था यह बहुत ही सरल है, ठीक है। इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती, इसमें चुनाव परिणाम निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह प्रणाली बहुत खर्चीली, यह बात गलत है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। 8 कहता है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की जानकारी या व्याख्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 10 में चलेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, सवाल को समझिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के कार्यभार को संभालते हैं। ऐसे में अगर अध्यक्ष इस्तीफा भी देता है या त्यागपत्र देता है तो किसको देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। प्रश्न नंबर 14 कहता है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। देखिए, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों का कार्य क्या है? सेम है, इसलिए 6 वर्ष की क्या होती है? इसकी अवधि होती है कार्य करने की। चलिए प्रश्न नंबर 15 में चलेंगे। 15 प्रश्न नंबर कहता है विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय
न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के देखरेख में विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 17 में चलेंगे। भारत में न्यायपालिका है कैसा? राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन, संसद के अधीन या फिर स्वतंत्र? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, स्वतंत्र होता है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्य के राज्यपाल को या फिर राष्ट्रपति को? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो संघ और राज्य अगर दोनों की विधायी संबंधों का संचालन करना हो तो उसमें सूची जो आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए संघ और राज्य, बात को समझिएगा, संघ और राज्य की बात किया जा रहा है तो जिसमें संघ और राज्य होगा तो ऐसे विधायी संबंधों संचालन किन सूची के आधार पर? तो देखिए संघ सूची तो संघ रखेगा, राज्य सूची राज्य रखेगा और दोनों जो सूची होगा वो समवर्ती हो जाएगा, यानी कि इनमें से क्या होगा? सभी इसका सही जवाब होगा। दोनों मिलकर समवर्ती में काम करते हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं, राज्य भी अपना कर सकता है, या तो इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया? तो संघीय ढांचा का जो विचार लिया गया है बच्चों वो लिया गया है कनाडा से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत के अंतर्गत या चुनाव आयोग अधिनियम के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को चलाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन में भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो सही जवाब होगा 73वें संविधान संशोधन में। 23वां प्रश्न कहता है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहने वाले व्यक्ति हैं V.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर है। 24वां प्रश्न कहता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, प्रस्तावना में या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 25वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? देखिए भारतीय संविधान में जब भी संशोधन करना होता है तो विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में या भारत के न्यायालय में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, या तो पहले लोकसभा में ले आ सकते हैं या फिर पहले राज्यसभा में, कहीं भी लाएंगे आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 कहता है राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो राजनेताओं के लिए राजनीति है जन सेवा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 कहता है इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? नैतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन या फिर इतिहास? तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक विज्ञान। प्रश्न नंबर 28 कहता है सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? देश छोड़ देना चाहिए, सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, सरकार से सौदेबाजी करनी चाहिए, नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, है ना। नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 29 कहता है इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? वोट देना, आजीविका पाना, चुनाव में भाग लेना, सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आजीविका पाना। ये तो आर्थिक स्वतंत्रता में आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 में चलेंगे कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? ठीक है, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, है ना, देश में शासन का कानून, स्वतंत्र न्यायपालिका या राजनीतिक पार्टियां? तो सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक पार्टियां कभी भी स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देते। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे
वह व्यक्ति व्यक्ति जो चाहे सो करे, व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे? सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्राकृतिक स्वतंत्रता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगला कहता है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था? तो भाईचारा, समानता और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 33 कहता है भारत में असमानता नहीं है, धन संपदा में, अवसर में, शक्ति में या फिर नागरिकता में? तो किस में असमानता नहीं है देखने को मिलेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागरिकता में। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था? प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था किससे? शांति से, शक्ति से, धर्म से या फिर आदर से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धर्म से था। प्रश्न नंबर 35 कहता है न्याय का मतलब क्या है? अपने मित्र का भला करना, दुश्मनों का नुकसान करना, अपने हितों की रक्षा करना या व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना मतलब न्याय कहलाता है। प्रश्न नंबर 36 कहता है जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या फिर प्राकृतिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 37 कहता है प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? व्यक्ति का, समाज का, राज्य का या फिर परिवार का? तो इसका सही जवाब होगा राज्य का। 38वां प्रश्न कहता है अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? कानून का, व्यक्ति का, समाज का या फिर परिवार का? तो सही जवाब होगा कानून का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 39 कहता है एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा, व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा? तो इसका सही जवाब होगा सूचना का अधिकार। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 कहता है भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो सही जवाब होगा बच्चों संसद को कानून बनाने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 41 नागरिकता खत्म हो सकती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने पर, घूमने के लिए विदेश जाने पर, परिवार से दूर रहने पर या देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर? तो सही जवाब होगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। प्रश्न नंबर 42 कहता है कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों तक अगर आप लगातार देश से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 43 पर चलेंगे साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार है? सैनिक, किसान, राजनेता या राष्ट्रवाद? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, राष्ट्रवाद के वजह से साम्राज्य का क्या होता है? पतन होता है। प्रश्न नंबर 44 में कहता है एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले? राज्यों की सीमाओं में बदलाव आए, बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुए या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 कहता है धर्म सापेक्षवाद में क्या होता है? धर्म और राजनीति अलग अलग होते हैं, धर्म और राजनीति जुड़े होते हैं, धर्म की प्रधानता रहती है और राज्य सामान्य रहता है, या डी राज्य की प्रधानता रहती है और धर्म सामान्य रहता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म और राजनीति क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। किसमें? धर्म सापेक्षवाद में। प्रश्न नंबर 46 कहता है समान नागरिक संहिता की कामना करता है कौन? धर्म सापेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, निरंकुश या अराजकतावादी? तो समान नागरिक संहिता की जो कामना करता है वो करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, जहां पे किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 47 कहता है नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया? मार्क्स ने, प्रोधो ने, वेल्टेयर ने या फिर डाइसी ने? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्रोधो ने किया था। शीत युद्ध है ठंड समय का युद्ध, शांति युद्ध, वाक्री युद्ध या फिर शस्त्रों का युद्ध? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, वाक्री युद्ध। केवल और केवल बातों का, विचारों का युद्ध था। ठीक है ना, स्पीच वॉर था केवल। इसको वाक्री युद्ध का मतलब क्या दिया गया है? स्पीच वॉर। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 कहता है न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब है 11 सितंबर 2001 को। ठीक है। और 50वां प्रश्न कहता है भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ उद्योग को बचाने के लिए, नदी को बचाने के लिए, वन को क्षेत्र को बचाने के लिए, कच्चे
तेल को बचाने के लिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वन क्षेत्र को बचाने के लिए चिपको आंदोलन को का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ध्यान से जो है सो इन सारे प्रश्नों को अध्ययन कर लेंगे, तभी आपका जो है सो एग्जाम क्लियर होगा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर से जरूर जो है अपने दोस्तों भाइयों के पास क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।